हेलो स्टूडेंट्स, विजन आईएसटी प्रयागराज में आपका स्वागत है। हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विभिन्न वर्षों के साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को क्रमशः हल कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आज तीसरा पेपर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2017 का है। 2017 में साइंस का जो पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन संख्या 4 है। इससे पहले वाले प्रश्न पत्र में मैंने आपसे चर्चा किया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जब भी कभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिजल्ट पब्लिश हो उसको ध्यान से पढ़िए, उसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए कि 2017 के पेपर में जो क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के आधार पर भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के 50% कुटुंब का, शहरी क्षेत्र के 60% कुटुंब का, शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंब का, शहरी क्षेत्र के 80% कुटुंब का। सी विकल्प इसमें सही है। शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंब अपने स्वास्थ्य के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो बगल में आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत है। देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के संबंध में जो है भारत सरकार के कार्य योजना के अंतर्गत जो है विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। तो पूरा कहा रोग प्रतिरक्षण, और डी विकल्प 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ये 3 विकल्प इसमें सही हैं। सी विकल्प की बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय की पोशाक का वितरण, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। 10वें क्वेश्चन के बाद 17वां क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर पर आया हुआ है। 17वें नंबर का क्वेश्चन साइंस का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था? देखिए, 2017 में डैन डेविड पुरस्कार जो फ्यूचर कैटेगरी है उसमें भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, आपको इस समय जानने की इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि डैन डेविड पुरस्कार के ऊपर अगर एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो साइंस टेक्नोलॉजी वर्ग से है, फिर 32वां क्वेश्चन है। 32वें क्वेश्चन में आप देखिए कि विभिन्न भारतीय जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके और उनके जो संबंधित जो शहर हैं उनके साथ सुमेलित करने के लिए किया गया है। इसमें जो वन अनुसंधान संस्थान है, जो फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है, तो एक अथरी विकल्प सही है। अब देखिए, एक अथरी विकल्प के आधार पर केवल एक विकल्प बन ही रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो संस्थान है ये झांसी में इस्टेब्लिश है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो एरिड जोन के ऊपर रिसर्च है वो ऑफकोर्स जोधपुर में है, क्योंकि एरिड क्षेत्र के अंतर्गत आता ही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर जो बी विकल्प है 32वें क्वेश्चन का बी विकल्प एकदम सही विकल्प है। 32वें क्वेश्चन के बाद फिर 37वां क्वेश्चन है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों के आकार पर है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों को कहते हैं रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऐसे निलंबित कण के कण जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो रेस्पायरेबल हैं, जो श्वसन योग्य हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये 5 माइक्रोन से कम के होते हैं। दिल्ली में हर वर्ष दिवाली के आसपास जो वायु प्रदूषण में जो रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के जिन कणों की चर्चा की जाती है जिसके कारण वायु प्रदूषण अत्यधिक होता है, वो 5 माइक्रोन से कम के होते हैं, 2.5 माइक्रोन के आसपास के होते हैं। उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। 37वें क्वेश्चन का डी विकल्प एकदम सही है। 37वें क्वेश्चन के बाद 39वां क्वेश्चन है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, और फिर कारण दिया गया है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालती है। तो आपको मालूम है कि जब भी जलवायु परिवर्तन होंगे तो मौसम की चरम दशाएं होंगी। जलवायु परिवर्तन में कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी। इस तरीके की जो चरम दशाएं होती है मौसम की, जब वो बारंबार आती हैं तो जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो फूड सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ेगा तो विभिन्न प्रकार के जो सोशल टेंशन्स हैं उनके ऊपर जो है दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर किसानों की जो फसल चौपट हो जाए सूखे के कारण या बाढ़ के कारण, तो सामाजिक तनाव का एक कारण हो सकता है। अब जब फसल कम मिलेगी तो जो बिलो पावर्टी लाइन और अबव पावर्टी लाइन में जो हमारी जो जनसंख्या रहती है उसके लिए फूड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होगा। इस तरीके से 39वें क्वेश्चन में कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है, इसलिए 39वें का ए विकल्प एकदम सही है। 39वें के बाद फिर जो अगला क्वेश्चन है, देखिए वैसे तो ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, भारत का कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, और ज्योग्राफी वाले सर इसके बारे में आपको और अच्छी व्याख्या करके जो है चर्चा करेंगे।
41वां क्वेश्चन है जो इकोलॉजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो देखिए, जीव जो जीवधारी होती है अपनी जनसंख्या में, पॉपुलेशन में पैदा होता है। पॉपुलेशन में ग्रेटर कम्युनिटी का भाग होता है। कम्युनिटी एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है और इकोसिस्टम किसी लैंडस्केप में सेट करता है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य, ये एकदम सही क्रम है। जनसंख्या के पश्चात समुदाय आएगा ही आएगा। किसी भी और विकल्प में जनसंख्या के बाद समुदाय का विकल्प है ही नहीं। अगर आप केवल यही चीज़ जानते रहें कि जनसंख्या एक ग्रेटर समुदाय, जो पॉपुलेशन होती है वो वास्तव में कम्युनिटी, एक बायो कम्युनिटी का ही भाग होती है, अगर केवल यही चीज़ जानते हैं तब भी तथ्यात्मक रूप से आप 41वें क्वेश्चन के सी विकल्प पर पहुंच जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं? ग्रीन हाउस गैसेज और उनके सोर्सेज। कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन एकदम सही है। जब भी कोयले का दहन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ही बनेगी। अच्छा, जब भी कोयले का दहन होगा तो ये भी याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनती है, लेकिन ऐसा ही है कि थर्मल पावर स्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसने ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ा है, जो कि गलत है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर्ग के रसायनों का जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन उद्योग में किया जाता है। फ्रिज में, एसी आदि के निर्माण में CFC वर्ग के रसायनों का प्रयोग किया जाता है और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होने के कारण, ओजोन क्षयकारी पदार्थ होने के कारण ज़्यादा चर्चा में रहते ही हैं। और आप इस चीज़ को जानते हैं कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की चर्चा अक्सर की जाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ। ये विकल्प गलत दिया हो। जब ये विकल्प गलत है तो नीचे के दो सही होंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है जलमग्न धान के खेतों से निकलती है, मीथेन गैस भी निकलती है ऑफकोर्स। नाइट्रस ऑक्साइड ये जो बायोडिकम्पोजिशन होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। ईंट के भट्टे से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अभी हमने ऊपर चर्चा किया कि जब भी कभी कोयले का दहन होगा, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ईंट के भट्टे में हमेशा कोयले का दहन होएगा ही होएगा। थर्मल पावर स्टेशन में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कोयले का ही दहन हो, गैस से भी हो सकता है। गैस का भी दहन होगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ईंट के भट्टे में हमेशा कोयले का दहन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ईंट के भट्टे से निकलती है। ये ईंट के भट्टे का एक जो है बहुत ही खराब जो है प्रभाव पड़ता है जो वातावरण पर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के इमिशन का है। ऐसी स्थिति में 42वें का जो बी विकल्प है वो सही उत्तर होगा। फिर हरितगृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? अब देखिए, इसमें हरितगृह प्रभाव के कारण क्या इफेक्ट होता है, क्या वो परिवर्तन कारित करता है, इसकी तो चर्चा ही नहीं की गई है। वास्तव में बाद में इस क्वेश्चन को कमीशन के द्वारा गलत कर भी दिया गया था। कमीशन ने इस क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया था। अगर इस क्वेश्चन को उल्टे ढंग से पूछा जाता, यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि हरितगृह प्रभाव किसके कारण होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता के बढ़ जाने के कारण होता है, ये सही विकल्प होता है। 43वें का ए विकल्प उस तरीके से देखें तो सही है। हालांकि क्वेश्चन एक्सक्लूड किया गया है तो इसलिए इसकी चर्चा को बेहतर बनती नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को बदल दें कि हरितगृह प्रभाव के कारण वातावरण में जो है जो क्या प्रभाव पड़ता है, हरितगृह प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ए विकल्प सही उत्तर होगा। हरितगृह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता के बढ़ जाने के कारण होता है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए सतत ऊर्जा दशक की घोषणा की थी कि सभी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड भर की उसको 10 साल के भीतर जो है सतत ऊर्जा जरूर मिल जानी चाहिए, लगातार ऊर्जा मिलने की जो है चर्चा की जानी चाहिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण के ऊपर है। भोपाल गैस जो त्रासदी है आप सभी लोग जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था और तब फिर ऐसी स्थिति में उसके कारण जो है बहुत बड़ी मात्रा में धन हानि हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भोपाल गैस जो दुर्घटना है क्यों हो रही थी, तो वास्तव में देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये मिथाइल आइसोसाइनेट एकदम सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक और उसके कारण होने वाली बीमारियों पर एक क्वेश्चन है। पारा मिनीमाटा बीमारी एकदम सही है। जापान में मिनीमाटा खाड़ी में सबसे पहले पारा के प्रदूषण के कारण जो तंत्र की जो समस्या उत्पन्न होती है इसको मिनीमाटा रोग के नाम से जाना जाता है। कैडमियम प्रदूषण के कारण हड्डियों, लिवर आदि के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उस बीमारियों को इटाई कहते हैं। जो भूमिगत जल होता है जब उसमें नाइट्रेट आयन की मात्रा बढ़ती है तो जो बच्चे होते हैं, जो यंग बेबीज होते हैं उनमें ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ये एकदम सही विकल्प है। डी विकल्प है फ्लोराइड आयन अपच। फ्लोराइड आयन के कारण फ्लोरोसिस होता है, इसके कारण हड्डियों का जो ढांचा होता है स्केलेटन और जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो फ्लोराइड आयन जो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है जो डी विकल्प है एकदम गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज याद रखें, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग है, ये प्रदूषण के कारण होता है और एक विशेष रोग होता है, उस रोग को ब्लू बेबी कहते हैं। ब्लू बेबी रोग बच्चों को ही होने वाला एक रोग है। ब्लू बेबी एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। इसमें नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें जन्मजात रूप से
हृदय के भीतर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस रोग को ब्लू बेबी रोग कहा जाता है। तो ब्लू बेबी रोग क्या है? ये जन्मजात जो रोग है जो कि बच्चों के हृदय का एक रोग है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखिएगा, ये नाइट्रेट आयन प्रदूषण के कारण होने वाला है। तो अगर कभी उसने भविष्य में क्वेश्चन बनाया ब्लू बेबी सिंड्रोम और ब्लू बेबी, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम वास्तव में नाइट्रेट आयन प्रदूषण का कारण होता है और ब्लू बेबी एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। ये नवजात बच्चों को जन्मजात होने वाले हृदय रोग का कारण हृदय रोग को जो है ब्लू बेबी कहा जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? अब देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अधिक बढ़ रहा है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या प्रचुरता से होती चली जा रही है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को 0.03 परसेंटाइल पर रोक सकें तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल में होने वाले जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 47वें का जो बी विकल्प है वो सही है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी। ज्योग्राफी वाले सर इसकी बेहतर आपसे चर्चा करेंगे इसके विभिन्न विकल्पों पर। यहाँ पर सामान्य रूप पर हम इसकी एक लाइन बोल दे रहे हैं, वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को ही मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस भी आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और 5 मई को नहीं मनाया जाता। तो सी विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है। ओजोन दिवस आप सभी लोग जानते हैं 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, 5 मई को नहीं, इसलिए 49वीं का जो सी विकल्प जो है सही होगा। फिर ऊपर एक क्वेश्चन है 50वां, जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश पे, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से, सभी से जैव विविधता को संकट है। अधिकतम की जहाँ तक बात है प्राकृतिक निवास जो हैबिटेट है जहाँ पर वो निवास करते हैं और वनस्पतियों के विनाश के कारण जैव विविधता को अधिकतम संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में 50वें का ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन। तैल चलित स्वचालित का मतलब हुआ ऑयल के आधार पर चलने वाले जो ऑटोमोबाइल है यानी जो गाड़ियां आप चलाते हैं उनकी संख्या की प्रचुरता से बढ़ जाने को संख्या विस्फोटन कहते हैं। तो पहले दो विकल्प एकदम जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सौर धधक जो है ये जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है और अत्यधिक वनोन्मूलन भी जो है ये जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो 51 का पहला, दूसरा और चौथा विकल्प एकदम सही है, तीसरा विकल्प नहीं। और वैसे भी एक चीज समझें कि समय दुनिया पर एक दूसरा संकट आ रहा है, धीमे धीमे ऐसा माना जा रहा है कि सोलर एक्टिविटी कमजोर पड़ती जा रही है, यानी सूर्य में आगे आने वाले समय में सोलर फ्लेयर्स की मात्रा कम होगी, सूर्य के तापमान में कमी होगी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जो है ठंड की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है। हाल में जो नासा की रिपोर्ट्स आई हैं इस साल उसका अध्ययन ये बताता है कि आगे आने वाले वर्षों में हो सकता है कि तीव्र ठंडक का काल हो। ये वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण नहीं हो रहा है, सौर धधक में कमी के कारण हो रहा है। तो आगे हो सकता है कि सोलर फ्लेयर में कमी आदि के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सके, तो इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में इस समय चर्चा में लगातार बना हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकारक और फसल। नील हरित शैवाल धान एकदम सही है। देखिए नील हरित शैवाल और एजोला दो ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जिनका धान के खेत में पैडी क्रॉप फील्ड में प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम का प्रयोग मटर के खेत में किया जाता है, ये सही बात है। एजोटोबैक्टर जो है ये स्वतंत्र जीवी है। देखिए जो मटर जैसे पौधे होते हैं, जो दलहन पौधे होते हैं, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, उनके जो जड़ें होती हैं उनके गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया निवास करता है। गेहूँ क्योंकि दलहन फसल नहीं है लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत है, तो मिट्टी में स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया भी एजोटोबैक्टर है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। गेहूं उससे नाइट्रोजन प्राप्त करता है। और एजोला का मक्के के खेत में प्रयोग नहीं किया जाता। एजोला हमने ऊपर ही कहा कि धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल और एजोला दोनों ही है। एजोला एक फर्न है, एक जलीय फर्न है और इसकी पत्तियां जो होती हैं उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना और नास्टिक निवास करते हैं। तो इसमें डी विकल्प जो है ये गलत विकल्प है। फिर निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों के जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं इनमें जैव पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फिर भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? यानी किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा जो है वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने चर्चा किया था
वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में था, यानी वनों में रहने वाले जो जो जीवधारी हैं उनके संरक्षण। यहाँ वन के संरक्षण के संदर्भ में प्रश्न है, तो दो अलग अलग प्रश्न है। वन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 1980 में पारित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारत सरकार, फिर उसने क्वेश्चन पूछा है, ये ज्योग्राफी वाले सर आपसे इसकी चर्चा करेंगे। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा जो है वो ज्योग्राफी वाले सर आपसे विस्तार से करेंगे। इसके बाद फिर जो साइंस के अगले क्वेश्चन है वो 119 से लेकर के 142 के बीच में दिखाई देते हैं। तो हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं, 119वें क्वेश्चन पर हम सीधे पहुंचते हैं, जहां हम लोग साइंस के हुए जो प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए 119वां क्वेश्चन है, किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। देखिए खुर जो है, जो मांसाहारी जंतु होंगे उनके शरीर में क्लॉज पाए जाते हैं, उनके पैर में नखर पाए जाते हैं, नाखून जो कि नुकीले होते हैं जिससे वो शिकार कर पाते हैं। गीदड़ यहाँ पर एक ऐसा जंतु है जो मांसाहारी है। ऐसी स्थिति में इसमें खुर पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, जबकि हिरण, जेब्रा और घोड़ा तीन के तीनों ऐसे हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तीन के तीनों जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तीन के तीनों शाकाहारी हैं। ऐसी स्थिति में इनके शरीर में खुर पाए जाएंगे और नखर नहीं पाए जाएंगे, जबकि गीदड़ आदि में नखर पाए जाएंगे। फलों के मीठे स्वाद का कारण निम्न में से क्या है। फलों के मीठे स्वाद का मूल कारण फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। फलों में पाई जाने वाली शर्कराओं को फ्रूट शुगर कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम फ्रक्टोज है। तो फलों के मीठे स्वाद के कारण फ्रक्टोज के लिए फ्रक्टोज उत्तरदायी होती है। अच्छा, फ्रक्टोज पर एक क्वेश्चन और आ चुका है, यूपीपीएससी का ही आया वो प्रश्न है, यहाँ आपको रिवाइज करवा दें। क्वेश्चन उसने पूछा था कि प्राकृतिक रूप से जो शर्कराएं पाई जाती हैं उनमें सर्वाधिक मीठी शर्कराएं निम्न में से कौन सी होती है। तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली विभिन्न शर्कराओं में सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। नेचुरली एग्जिस्टिंग जो शर्कराएं हैं, जो सैकराइड्स हैं, जो शुगर्स नेचुरली एग्जिस्टिंग है, उनमें ग्लूकोज ने फ्रक्टोज नंबर 1 सबसे ज़्यादा मीठी फ्रक्टोज है, और ये फलों के मीठे स्वाद के लिए भी उत्तरदायी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। बैकेलाइट, केवलार और लेक्सान आपको मालूम है कि ये मानव निर्मित है। रेशम जो है ये एक तरीके का प्रोटीन है और ये रेशम के कीड़े से निकलता है, और तब फिर रेशम जो है ये प्राकृतिक बहुलक है, ये नेचुरली एग्जिस्टिंग बहुलक है। फिर हार्मोन और उसके कार्य है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, एकदम सही है। मेलाटोनिन स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, ये सही है। मेलाटोनिन आपके शरीर में उत्पन्न होता है और ये जैविक रूप से जो है दिन और रात के जो साइकिल्स होते हैं, यानी दिन कब हुआ और रात कब हुआ, इसके बारे में जानकारी शरीर को देने का कार्य करता है। निद्रा नियंत्रक के रूप में मेलाटोनिन की चर्चा की जा सकती है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दुग्ध के निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। लैक्टेटिंग मदर्स जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, नैसर्गिक रूप से उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होता है जो मिल्क एजेशन के लिए, दूध का जो है स्तन ग्रंथियों से निकलने के लिए उत्तरदायी होती है। गैस्ट्रिन रक्तचाप के नियमन, ये क्वेश्चन का जो चौथा विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है जो स्टमक है वहाँ से, उसकी दीवार से, और ये स्टमक यानी आमाशय में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे वो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय से रिलीज होता है और वो पाचन में सहयोग करता है। तो डी विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। यूरिया क्या है। देखिए यूरिया जो है कार्बनिक यौगिक है और ये एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यूरिया है। तो इसमें पहला ही विकल्प एकदम सही विकल्प है, आगे इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। देखिए रानी झांसी जो नेशनल मैरीन पार्क है, राष्ट्रीय समुद्री पार्क, जिस तरीके से नेशनल पार्क होते हैं जो कि जंगलों में होते हैं, उसी तरीके से मैरीन क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में नेशनल मैरीन पार्क स्थापित किया जाता है। तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में राष्ट्रीय झांसी समुद्री रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी नेशनल मैरीन पार्क की स्थापना की गई थी। तो रानी झांसी नेशनल जो मैरीन पार्क है 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। देखिए एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर होता है जो आपके घरों में यूजुअली यूज किया जाता है, उसमें ब्यूटेन गैस जो है बड़ी भारी मात्रा में पाई जाती है। उसमें ब्यूटेन गैस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो ब्यूटेन गैस होती है इसमें अपनी कोई गंध नहीं होती। ऐसी स्थिति में अगर एलपीजी सिलेंडर से रिसाव और उसमें से केवल ब्यूटेन गैस बाहर निकले तो रिसाव का पता नहीं लगेगा। रिसाव का पता लगना जरूरी है, अन्यथा आग लगने की दुर्घटना होती सकती है। तो उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन सल्फर युक्त एक ऐसा यौगिक है जो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है।
तो जब भी कभी गैस का रिसाव होता है एलपी सिलेंडर का, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें से एक दुर्गंध आती है और आप तुरंत सजग हो जाते हैं। अच्छा, 126वां क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, कारण दिया है मानव शरीर स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। देखिए, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड, एक बहुशर्करा है। कुछ बहुशर्कराएं जैसे स्टार्च को हम लोग पचा लेते हैं, लेकिन सेल्यूलोज एक ऐसी पॉलीसेकेराइड, एक ऐसी बहुशर्करा है जिसको हम नहीं पचा पाते। तो कथन एकदम सही है कि मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। कारण दिया है मानव शरीर स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। मानव शरीर में जो प्रमुख स्टार्च अपघटक एंजाइम है अल्फा एमाइलेज टाइलिन है। अल्फा एमाइलेज टाइलिन जो है डायस्टेस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये सही है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन में डायस्टेस की कोई भूमिका नहीं। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प जो है इसमें एकदम सही है, जिसमें आप कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, किंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। सुई चबाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क और नेत्र। मस्तिष्क में ऐसे न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते जो कि दर्द को फील कर सकें। तो यदि हम किसी के कपाल को हटा लें, उसके क्रेनिया यानी उसके जो स्कल है उसको रिमूव कर दें और उसके मस्तिष्क में अगर हम आलपिन चुभोएं, सुई चुभोएं, तो उसको दर्द नहीं होगा। यदि आप मस्तिष्क को काट भी देते हैं तो भी डिसेक्ट भी कर देते हैं तब भी दर्द नहीं होगा। तो बी विकल्प इसमें 127वें का एकदम सही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। घेंगा रोग जो होता है, जिसको आप ग्वाइटर कहते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इस तरीके से 128वें का सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुरता से विद्यमान रहता है? देखिए, टार्टरिक एसिड जो है, अम्ल जो है, टार्टरिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो अंगूर, इमली और केला में पाया जाता है। तो डी विकल्प सही है। एसिटिक एसिड सिरका है। साइट्रिक एसिड जो है नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। तो टार्टरिक एसिड इसका सही विकल्प होगा, डी विकल्प है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल, डीजल, कोयला। डीजल, कोयला और मिट्टी के तेल के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनेगी। हाइड्रोजन के दहन से केवल जलवाष्प बनेगी। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो इसमें विकल्प है, हाइड्रोजन इसका सही विकल्प है। निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी के मस्तिष्क और उसके शरीर में अगर हम अनुपात निकालें तो सबसे बड़ा मस्तिष्क अनुपात उसका शरीर चींटी, इसका सही विकल्प होगा। 131वें का ए विकल्प सही होगा। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, राडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सार द्वारा। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हुए कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। 132वें का ए विकल्प से। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हुए हम किसी भी गतिमान वस्तु की गति और वेग की जो दिशा होती है उसका पता लगा सकते हैं, और किसी चीज को ट्रैक करने के लिए उसके वेग और उसकी गति की दिशा को पता लगाना आवश्यक है, इसलिए 132वें का ए विकल्प सही होगा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब हैं, लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। देखिए, विद्युत खर्च, विद्युत ऊर्जा खर्च का फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटों की संख्या बटे 1000। कितने वाट है? 100 वाट की क्षमता वाले 500 बल्ब यानी 500 वाट, 500 वाट्स। कितने घंटे हैं? 20 घंटे हैं। वाट गुणे घंटों की संख्या 500 को गुणे 20 बटे 1000। हल कर लेंगे, 10 यूनिट। सी इसका विकल्प सही होगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान बदल जाएगा। चीनी का द्रव्यमान पानी में ऐड होगा, द्रव्यमान बदल जाएगा। सांद्रता, कंसंट्रेशन बदल जाएगा क्योंकि चीनी ऐड हो रही है, और घनत्व भी बदल जाएगा क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो अगर आप मास बढ़ा दोगे, मास बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो घनत्व बढ़ जाएगा। आयतन पर प्रभाव नहीं होगा। अब प्रश्न है, आयतन प्रभावित क्यों नहीं होगा? चीनी ऐड करें, क्योंकि चीनी घुलने के पश्चात पानी के अंतरा आणविक जो स्थान होगा, जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होगा पानी के अणुओं में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके बीच में एडजस्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आयतन में बदलाव नहीं होगा। मोबाइल चार्जर होता है, एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप अपने अनुभव से जानते हैं कि मोबाइल चार्जर जो होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये जो है चीज़ों को डाउन कर देता है, यानी वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है?
पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से पित्त निकलता है। पित्त वसा के इमल्सिफिकेशन, वसा के पायसीकरण के लिए जरूरी होता है, बगैर पित्त के वसा का पाचन नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पित्ताशय में पत्थर वसा के पाचन को प्रभावित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हेमोफीलिया और वर्णांधता। देखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, निक्टेलोपिया कहते हैं। विटामिन ए की कमी कारण से होता है, आनुवांशिक रोग नहीं है। और रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म, जिसमें त्वचा गुलाबी हो जाती है। हेमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज, जिसमें चोट लगने के बाद कभी भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, तीन के तीनों आनुवांशिक रोग है। रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। फिर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रति आरक्तता कारक, प्रति आरक्तता कारक होता का मतलब होता है एंटी एनेमिक, सही है। विटामिन C प्रति स्कर्विक कारक यानी एंटी स्कर्वी जो है फैक्टर, ये भी सही है। विटामिन D बंध्यता रोधी यानी एंटी इनफर्टिलिटी, गलत है क्योंकि विटामिन E बंध्यता रोधी कारक होता है। और विटामिन K एंटी हेमोरेजिक यानी प्रति रक्तस्रावी कारक है। तो 138वें में C विकल्प सही सुमेलित नहीं है। दो कथन दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में छुआछूत के कारण से 16.5 मिलियन लोग बीमारियों के कारण मृत्यु हुई थी। और कारण दिया है स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती। पुराना क्वेश्चन है ये, सही है, कथन सही है। जब भी कभी हम अर्बनाइजेशन करते हैं, नगरीकरण करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं अप्रोप्रिएटली, तो ऐसी चीजें होती है। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, इसलिए ए विकल्प सही होगा। कटा हुआ हीरा अपनी जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है। कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। फिर दिया है उत्पाद और सूची। अफीम, हींग, रबर और कोनैन, छाल, जड़, फल और तना। देखिए, अफीम को पॉपी वृक्ष के फल से प्राप्त किया जाता है, हींग को जड़ से प्राप्त किया जाता है, रबर जो है तने से प्राप्त किया जाता है, तने को चीर करके प्राप्त किया जाता है, कुनैन को छाल से प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन को छाल से प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में जो आप कह सकते हैं जो विकल्प है अफीम और फल, ए का अगर आप देखें तो 3 विकल्प सही है, बी जो है इसका सही उत्तर है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना का प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, ये गलत है। वर्षा बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है, सही है, इसीलिए सिग्नल वीक हो जाते हैं। वर्षा बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा से विचलित कर देती हैं, स्कैटर कर देती हैं, ये भी सही है। 2 और 3 जो है विकल्प सही है। अब देखिए, जब कभी बरसात होती है तो डिश एंटीना के ग्राहकों के लिए संदेश आता है कि बरसात के कारण हो सकता है कि सिग्नल प्राप्त ना हो रहा। इस प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन में साइंस के इतना ही प्रश्न है। आज के लिए इतना ही। अगला पेपर वर्ष 2016 का होगा, उसको हम लोग लेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंस की क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी चैनल को लाइव लाने वाले हैं। जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो जो आपकी मांग होगी उसके अनुसार लॉकडाउन पीरियड में जो अनलॉकिंग के फेज़ में है उसमें हम लोग इन विषयों की भी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल में इस तरीके की गतिविधि होने के पहले ही, यानी जब हम लाइव जाएं तो उससे पहले ही आपको सूचना मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।